नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ और साथ में उसकी व्याख्या भी करती चलूँगी। तो चलिए फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम पुस्तक लिखा गया उसके प्रथम लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा गार्सा दा तासी। गार्सा दा तासी हमारे फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं और पुस्तक का नाम है इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर एंदुए एंदुस्तानी, जो 1839 में लिखा गया है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें 738 कवियों का विवरण दिया जाता है, जो अंग्रेजी के वर्ण क्रम के अनुसार सारे कवियों का क्रम दिया जाता है। और इसमें 738 कवियों में से मात्र 72 कवि ही हिंदी से संबंधित है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किताब का नाम तो पूछा ही जाता है और साथ में भाषा पूछी जाती है कि जब पहली बार हिंदी साहित्य की पुस्तक लिखी गई तो उसकी भाषा क्या है? तो भाषा फ्रेंच भाषा है। तो फ्रेंच भाषा याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हमारा सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पुस्तक के लेखक हैं। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखी गई। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पुस्तक के अलावा दो और पुस्तक लिखते हैं जो हिंदी साहित्य से संबंध रखते हैं। पहला तो हिंदी साहित्य की भूमिका हो गई, और दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल, और तीसरा हमारा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हो जाता है। इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी 3 पुस्तक लिख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। अब अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं के किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद पुस्तक का नाम है जो 1913 में लिखी गई। किनके द्वारा लिखी गई? तो मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई। अब मिश्र बंधु 3 भाइयों के समूह को कहा जाता है। तीनों भाइयों का नाम भी पूछा जाता है। तो तीनों भाइयों का नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई मिल करके मिश्र बंधु विनोद की रचना करते हैं 1913 ईस्वी में। तो इसे याद रखिएगा, जो हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है, वह कौन सा ग्रंथ है? तो ग्रंथ हमारा 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 84 कवियों के विषय में इनका जीवन वृत्त हमें देखने को मिलता है। अब जब पुस्तक है तो लेखक भी होंगे। तो लेखक है गोकुलनाथ। गोकुलनाथ का नाम याद रखिएगा। गोकुलनाथ 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना करते हैं और एक और पुस्तक लिखते हैं 252 वैष्णवन की वार्ता। तो दोनों पुस्तक का नाम याद रखिएगा। जो गोकुलनाथ है विठलनाथ के पुत्र हैं और वल्लभाचार्य के पोते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक के पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, तो शुक्ल जी का जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हमारे सामने आता है। और सबसे पहले ये स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित ना होकर के हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित होता है। उसके बाद कुछ इसमें थोड़ा सा फेरबदल करके, थोड़ा बदलाव करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास निकाला जाता है, जो हमारे हिंदी के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके इन्हीं की पुस्तक से क्वेश्चन हमारे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास इनका 1929 में आया था हमारे सामने। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा एक छायावाद में जो 4 स्तंभ कवि हैं, तो 4 स्तंभ कवि में से एक महादेवी वर्मा का भी नाम आता है। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है।
पहला तो हमारा रीतिबद्ध कवि है, दूसरा रीति सिद्ध कवि है और तीसरा रीति मुक्त कवि है। जो हमारे रीतिबद्ध वाले होते हैं वो लक्षण ग्रंथ की रचना करते हैं, और जो हमारे रीति सिद्ध वाले होते हैं वो लक्ष्य ग्रंथ की रचना करते हैं, और जो रीति मुक्त वाले होते हैं वो एकदम मुक्त होकर के ही अपनी रचनाएं करते हैं। तो जो रीति सिद्ध कवि में एकमात्र हमारे बिहारी है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बिहारी की रचना सतसई है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है रीति सिद्ध कवियों में, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? रीति सिद्ध यानी अभी जो हम रीति काल का जो 3 भाग पढ़े, तो रीति सिद्ध दूसरा भाग था, और रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हमारे बिहारी हैं, और बिहारी सतसई की रचना करते हैं। सतसई का अर्थ होता है 700 दोहा, यानी जो बिहारी है सतसई की रचना करते हैं। इसमें 713 दोहों का संग्रह किया गया है। 713 दोहों का संग्रह इसमें किया गया है। विद्वानों के अनुसार अलग अलग मान्यता है, लेकिन सर्वसम्मत से 713 माना गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा जाता है। जो प्रिय प्रवास है ये हमारा 1914 ईस्वी में लिखा गया, और प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। प्रिय प्रवास का पहला नाम ब्रजांगना विलाप था, लेकिन बाद में नाम बदल के प्रिय प्रवास इसका रखा गया। और प्रिय प्रवास में मुख्य रूप से कृष्ण की कथा है। जब कृष्ण जब अपने ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, तो जिस प्रकार से कृष्ण का जो प्रवास हुआ है, तो कृष्ण सबके प्रिय थे, इसीलिए इसका नाम प्रिय प्रवास रखा गया है। तो हरिऔध की रचना है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साकेत के रचनाकार का नाम बताइएगा। साकेत एक ग्रंथ है, इसे भी महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, और यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। गुप्त जी हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं। और साकेत 1931 में लिखा गया। और साकेत एक ना पाली का शब्द है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, यानी इसमें राम कथा ही है। लेकिन राम कथा होने के बावजूद मुख्य रूप से इसमें उर्मिला पर ध्यान दिया गया है, यानी जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, वो किस प्रकार से वियोग में रहती है, तो उर्मिला पर ही केंद्रित है साकेत रचना। तो गुप्त जी याद रखिएगा, साकेत के रचनाकार है, और साकेत में मुख्य रूप से उर्मिला के ही विरह को दिखाया गया है। साकेत तो एक पाली शब्द है और उसका अर्थ होता है अयोध्या। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद हिंदी साहित्य में अगर इसका समय देखें हम, तो 1918 या 1920 से स्टार्ट होकर के 1936 तक का जो समय है वो छायावाद का समय कहलाता है। और छायावाद के 4 स्तंभ कवि होते हैं हमारे, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी और महादेवी वर्मा। और भी कई कवि होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 स्तंभ छायावाद के माने जाते हैं। तो हमारे डॉक्टर नगेंद्र का कहना है, जो एक आलोचक है डॉक्टर नगेंद्र, तो ये एक कथन कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसका अर्थ होता है स्थूल। स्थूल मतलब समझिएगा मोटे तौर पर, यानी छायावाद के पहले का जो युग था वहाँ पर मोटे तौर पर व्याख्याएं हो रही थी, लेकिन जब छायावाद आता है तो इसमें सूक्ष्म तरीके से वर्णन की जाती है। इसे आप अगर ऐसे समझे, तो अगर सूर्योदय हो रहा है, अगर कोई कवि को सूर्योदय का वर्णन करना है, तो जो छायावाद के पहले का कवि होगा वो स्थूल तरीके से वर्णन करेगा। स्थूल यानी मोटे तरीके से, कि बस सूर्य का आगमन हुआ, सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, चारों तरफ उजाला छा गया, बस इसी प्रकार से मोटे तौर पर वर्णन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सूक्ष्म तरीके से वर्णन करना हो तो छोटी छोटी बातों का वर्णन किया जाएगा। तो छोटी छोटी बातों का वर्णन हमारे छायावाद में ही किया जाता है, और मुख्य रूप से प्रकृति का वर्णन छायावाद में अधिक किया गया है। तो ये कथन आपका महत्वपूर्ण है, कथन हमेशा पूछा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है ये। अगला प्रश्न है हमारा, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह है, इसमें 17 निबंध संकलित है।
अब निबंध है किसके, तो ये हमारे शुक्ल जी के निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के 17 निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित किए जाते हैं और इसका संपादन खुद हमारे आचार्य शुक्ल जी करते हैं। और चिंतामणि भाग 1 है तो चिंतामणि भाग 4 तक आता है और भाग 1 के संपादक शुक्ल जी होते हैं, भाग 2, 3, 4 के संपादक फिर अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। पथिक एक रचना है, काव्य खंड है, इसके रचनाकार का नाम बताना है और रचनाकार है हमारे रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी से मुख्य रूप से पथिक पूछा जाता है। स्वप्न और मानसी ये भी रामनरेश त्रिपाठी का है जो पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको एक कविता के लिए मिली, जो कविता का नाम है कितनी नावों में कितनी बार। तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रचना का नाम है, तो रचना का नाम बस याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी। तो मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। यानी माधुर्य भाव मतलब होता है कि कृष्ण को अपना पति मान करके मीराबाई भक्ति करती थी। मीराबाई कृष्ण को अपना पति मान करके भक्ति करती थी, इसीलिए इनकी भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। इसी प्रकार से हम सूरदास की भक्ति देख ले। अगर सूरदास की भक्ति भावना पूछी जाए तो सूरदास की भक्ति भावना साख्य भाव की भक्ति वो करते हैं, यानी श्री कृष्ण को वो सखा मान करके, दोस्त मान करके अपना भक्ति करते हैं। जिस प्रकार मीराबाई पति मान करके करती है तो माधुर्य भाव भक्ति है। जो हमारे सूरदास है वो कृष्ण को सखा मान करके भक्ति करते हैं तो साख्य भाव की भक्ति है। और तुलसीदास की जो भक्ति भावना है, तुलसीदास की भक्ति भावना है दास्य भाव की भक्ति, यानी श्री राम का वो खुद को सेवक मान करके भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्ति भाव है वो भी पूछा जाता है, तो उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है। तो मानवतावादी जो रचना है वो है लोकायतन। लोकायतन का नाम याद रखिएगा। सन 1964 में लोकायतन लिखा गया और यह बहुत प्रसिद्ध रचना है। ये हमारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। पंत जी की मानवतावादी दृष्टि से यह लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है। तो सूरदास जी भक्ति के 11 रूपों का वर्णन करते हैं। और किस तरह के इनके भक्ति भाव है, तो इनकी भक्ति भाव साख्य भाव की भक्ति भाव है। साख्य भाव की भक्ति भाव है, याद रखिएगा। ये पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन एक दिन इनकी मुलाकात होती है वल्लभाचार्य से और वल्लभाचार्य फिर सूरदास को कहते हैं कि सुर है से काहे घिघियात है, यानी अगर तुम्हारे पास अच्छा सुर है, तुम अच्छे से भजन गा सकते हो, तो फिर दास्य भाव की भक्ति क्यों कर रहे हो, तुम साख्य भाव की भक्ति करो। तो उसके बाद से फिर सूरदास वल्लभाचार्य को अपना गुरु मानते हैं और गुरु मानने के बाद उन्हीं के साथ रहते हैं और साख्य भाव की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रचना है सीधा सीधा पूछा गया है, डाक बंगला किसका उपन्यास है। तो डाक बंगला कमलेश्वर का उपन्यास है, याद रखिएगा। कमलेश्वर हमारे नई कहानी के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, केशव दास की रसिक प्रिया रचना कब हुई। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो 1591 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष सही हो जाएगा। केशव दास की एक रचना और है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसे याद रखिएगा। कहा जाता है, ऐसा जनश्रुति है कि जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करके बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो केशव दास उन्हीं के प्रतिस्पर्धा में, यानी तुलसीदास से प्रतिस्पर्धा करने के लिए राम की ही कहानी रामचरित ही वो रामचंद्रिका के नाम से लिख देते हैं। और ऐसा जनश्रुति है कि एक रात में रामचंद्रिका लिखी जाती है। तो इस प्रकार से केशव दास की रचना रामचंद्रिका है, जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक कौन है। यहाँ पर नॉर्दर्न छूटा हुआ है, अगर नॉर्दर्न ना भी रहे तो भी आप समझेंगे वही नाम है, लेकिन आचार्य शुक्ल जी की अगर पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर नॉर्दर्न भी लिखा गया है। तो मुख्य रूप से इस पुस्तक के लेखक हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन हैं और ये हिंदी साहित्य का इतिहास का पुस्तक है।
और यह पुस्तक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है, जो हिंदी भाषा में रहती है और जॉर्ज ग्रियर्सन इसे लिखने वाले हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तो सर्वोच्च स्थान हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मिला है, क्योंकि शुक्ल जी हमारे एक आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में आते हैं। और शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक 1929 में हमारे सामने लाते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध होती है और कई सारे फिर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होती है और कई सारे परीक्षाओं में भी इसी पुस्तक से प्रश्न हमारा पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न है, गारसा दा तासी ने इस्तवार दा ला लिटरेच्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो हमारा पहला प्रश्न ही इन्हीं से था। तो जो भाषा है वो है फ्रेंच भाषा। भाषा है इनकी फ्रेंच भाषा, जिसमें ये 738 कवियों की चर्चा करते हैं और उनमें से मात्र 72 कवि ही हिंदी से संबंध रखते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन लिख कौन सी भाषा में रहे? फ्रेंच भाषा में। जो हमारे गारसा दा तासी है, इन्हें शुक्ल जी कहते हैं कि ये हिंदी के पक्के दुश्मन हैं, ये हिंदी के विरोध में चले जाते हैं गारसा दा तासी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया? यानी कौन से आलोचक बीज वपन काल आदिकाल को कहते हैं? तो उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल नाम कहते हैं, बीज वपन काल नाम देते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार से हमारे शुक्ल जी आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल नाम देते हैं। अगला प्रश्न है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन मानते हैं और जो सरहपाद है वो सिद्ध कवि है। सिद्ध कवि है क्योंकि जितने सिद्ध कवि होते हैं सबके नाम के आगे ये पा आदर सूचक शब्द लगा होता है और 84 सिद्ध माने गए हैं। सिद्धों की संख्या भी पूछता है तो 84 सिद्ध माने गए हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? यानी प्रारंभिक काल ही हमारा आदिकाल है, तो आदिकाल को किस नाम से देते हैं? तो वीर गाथा काल। वीर गाथा काल नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है? तो स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है। स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है, जो आदिकाल के बाद आता है। फिर है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो ढोला मारूरा दूहा जो रचना है, ये इसकी गणना की जाती है लौकिक साहित्य, यानी जो लोगों के बीच में कही और सुनी जाती है। तो ढोला, इसमें ढोला एक राजकुमार के रूप में है। तो ढोला को कई मतलब ये जो रचना है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है एक लोक कथा के रूप में, और जो ढोला है ये पति और प्रेमी के रूप में माना जाता है। तो आप लोग अभी भी ध्यान दीजिएगा, कई सारे गानों में ढोला शब्द का प्रयोग होता है, पति और प्रेमी के लिए ही होता है ढोला शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, सबरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं? तो ये सिद्ध साहित्य संबंध रखते हैं, क्योंकि सिद्ध साहित्य में सभी के नामों के आगे पा लगा होता है। पा इनका आदर सूचक शब्द होता है और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो रचयिता हमारे चंद्रबरदाई को माना जाता है। अगला प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो गेय काव्य है बीसल देव रासो, क्योंकि बीसल देव रासो को वीर काव्य की श्रेणी से बाहर रखा गया है, यह वीर काव्य नहीं है। इसमें जो राजा बीसल देव है, तो राजा बीसल देव की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसके 4 खंड हमारे सामने आते हैं, यानी पहला खंड में बीसल देव और राजमती, राजमती इसकी नायिका का नाम है, तो बीसल देव और राजमती का विवाह होता है। दूसरे खंड में है कि जो बीसल देव गुस्सा होकर के उड़ीसा चले जाते हैं। फिर तीसरे खंड में जो राजमती उसका विरह वर्णन है, और चौथे खंड में फिर से बीसल देव और राजमती मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से बीसल देव रासो
हमारा एक रचना है। अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार की रचना है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है तो नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदि काल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन सा है? तो खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो करते हैं। अमीर खुसरो का लक्ष्य होता है कि वो जनता का मनोरंजन करे, इसीलिए वो साधारण भाषा का यानी खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं और आम जनमानस को फिर मनोरंजित करते हैं अपने पहेलियों और मुकरियों के द्वारा। तो अमीर खुसरो का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राउल वेल। राउल वेल एक नायिका के नाम पर रखा गया है, यानी जिसमें राउल है, राउल नायिका का ही नाम है। तो इस प्रकार से राउल वेल जो हमारा है ऐसा काव्य है जो चंपू काव्य माना जाता है। चंपू काव्य मतलब इसमें गद्य और पद्य दोनों का ही प्रयोग करके लिखा जाता है। आगे चल करके हम देखते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद उर्वशी नामक काव्य की रचना करते हैं जो 1909 में होता है और उसमें भी चंपू काव्य का प्रयोग किया गया है, यानी उसे भी चंपू काव्य की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो अमीर खुसरो पहेलियाँ मुकरियाँ लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि जनता का मनोरंजन करना ही अमीर खुसरो का लक्ष्य था। तो इस प्रकार से हमारे 35 प्रश्न पूरे हुए और ये सारे ही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अच्छे से सबकी तैयारी कर लीजिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उन्हें फिर से अगले क्लास में लाने का प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।